अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अदलिया में उखाड़ पिछाड़ के हवाले से नए जजेस तैनात हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे खाली हुए उस पे सदर पाकिस्तान ने एक्टिंग चीफ जस्टिस तैनात कर दिए हैं। खास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस का एक्टिंग चार्ज दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। बाकी हाई कोर्ट्स में भी इस पे तफसीलन बात करेंगे कि ये जो अदलिया के दरमियान तनाव और जो आपस में एक इंटरनल जो रिफ्ट है जजेस के दरमियान वो किस नहज तक जाएगी, तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के जो उन्होंने एक मोहसिन कुशी के हवाले से एक रिवायत है उसको बरकरार रखा है। शेर अफजल मरवत की जो बुनियादी मेंबरशिप है पार्टी की वो रुकनीत खत्म कर दी है, उससे पहले भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब क्या ये कोई फाइनल है शेर अफजल मरवत के हवाले से या नहीं उनको निकालने का, इस पे तफसीलन बात करेंगे कि इमरान खान की ये जो मोहसिन कुशी की है या जो भी इमरान खान के ऊपर एहसान करता है, इमरान खान सबसे पहले उसका पता साफ क्यों करते हैं। तफसीलन इस हवाले से बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तरसीलात ज़र में जो इजाफा देखने में आ रहा है। इमरान खान की जो कॉल थी वो नाकाम हुई है, बुरी तरह से नाकाम हुई है। उसकी वजूहात क्या है? आखिर ये इमरान खान का जो ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा चाहने वाले थे इमरान खान को, ये वजूहात क्या आई हैं कि इमरान खान की जो रेमिटेंस ना भेजने की कॉल थी या अपील थी उसको रद्द कर दिया गया है। इस पे बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान पाकिस्तान आए हुए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या इस जो बायलैटरल जो दौरा है इससे कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, खास तौर पे जो दो तरफा ताल्लुकात से तिजारत और उसके हवाले से, इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अदलिया के अंदर आपस में जो टकराव है, खासतौर पे जजेस के दरमियान जो सियासत है और रस्साकशी है वो हर गुजरते दिन के साथ हमने देखा है कि ये बढ़ती जा रही है, जिसकी इंतहा अगर हम देखें तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा का जब ये फेयरवेल डिनर उनको दिया गया था तो उसमें तमाम हमेशा से ये होता है, रिवायत होता है अदलिया के अंदर कि वो जो जाने वाले या रिटायर होने वाले जज होते हैं उनके लिए बड़े अच्छे कलमात और अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। उनकी जो कानूनी तौर के ऊपर और जो फैसले वो किए जाते हैं उनकी तारीफ की जाती है। बहरहाल जो रिटायर होने वाले जो जज को जो फेयरवेल होती है ये एक ऐसा अच्छा मैं समझता हूँ रिवायत थी जिसकी पहली मर्तबा ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो खत लिख के जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की थी, उसके बाद ना सिर्फ ये कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा के क्रिटिक्स थे वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह के इस जो स्टेप था या जो खत लिखने का जो अमल था उसको बड़ी जो है वो नापसंदीदगी की निगाह से देखा गया था जस्टिस मंसूर अली शाह। मैंने इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी जराये से भी उस टाइम पूछा था कि आप और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान जो बतौर जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के उस टाइम एक बड़ी अच्छी ना सिर्फ ये कि पार्टनरशिप थी बल्कि ये कहा जाता था कि जस्टिस काजी फायज ईसा जब ये इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था तो उस टाइम जब ये कुछ जजेस काजी फायज ईसा के खिलाफ हो गए थे उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका साथ दिया था। तो आखिर ऐसे क्या नौबत आ पहुंची कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इतने सख्त अल्फाज में उनको फेयरवेल का जो है वो जो एक तो वो खुद उन्होंने अटेंड नहीं किया था और फिर इतना सख्त उन्होंने खत लिखा, इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल की थी। तो उस पे जो जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी जराये थे उन्होंने ये कहा था कि इस मौजू के ऊपर कभी तफसीलन बात करेंगे। मैंने 2-3 दफ़ा फिर रिमाइंड भी कराया लेकिन वो अभी तक फिलहाल इस पे कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। बहरहाल ये तो जो जजेस की तरफ से जो एक रिवायत थी, मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक रिवायत कायम की थी। उसके बाद हमने देखा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उस रिवायत को वो शुरू कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जो एक जो स्टेप्स जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिए थे उसी तरह के ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस ने भी वो रिवायत को जो है वो उसका आगाज किया है, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि जो सीनियरिटी के हवाले से जस्टिस सरफराज डोगर वो उनको दोबारा हलफ लेना चाहिए और ये सीनियरिटी में लास्ट पे आएंगे, सीनियर प्यूनी जज नहीं बन सकते। जस्टिस जो आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन को रद्द करते हुए ये जो स्टेप था उसको बिल्कुल दुरुस्त करार दिया था। कल बहरहाल वो अपना बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के उनका आखिरी दिन था और उस पे उनको फेयरवेल दी गई। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जो मकामी अदलिया और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस शामिल हुए, लेकिन 5 जजेस जिन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस को, वो उन 5 जजेस ने उस इशाइये में शिरकत नहीं की, जो कि मैं समझता हूं कि ये अदलिया के अंदर जो आपस में खासतौर के ऊपर ये लोग कहते हैं कि ये आइन और कानून की बालादस्ती की जंग है और ये जजेस जो है जो खत लिख रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये इस्टेब्लिशमेंट के किसी किरदार को ये रेजिस्ट कर रहे हैं। आज भी अगर इस्टेब्लिशमेंट इनको वो जो मतलूबा जो ओहदे हैं, खासतौर पे जो जितनी भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीजें की गई हैं वो अंडू हो जाएं, तो ये आज से फिर मैं समझता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से उसी तरह ही वो अमल पैरा हो सकते हैं जिस तरह माजी में हमारी जुडिशरी का किरदार रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की, चाहे वो मार्शल लॉस लगाने हो, उनको नजरिया जरूरत के तहत आईनी या कानूनी डिक्लेयर करना हो, या वैसे कोई इकदाम जिस तरह हमने देखा पनामा में या बाकी जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आइन की बालादस्ती की जंग है, बल्कि ये अपने अपने जो अख्तियारात हैं और अपने अपने जो इक़्तिदार और अपने अपने ओहदों को बचाने की जंग है, और उसी का ही ये शाखसाना है कि जजेस के दरमियान जो चैम्बर्स में आपस में जो लड़ाइयाँ होती थी वो अब खुलेआम मीडिया पे वो उनको नशर किया जाता है, बल्कि अब तो जिसको मतलूब होता है खत लिखना, उससे पहले ही जो है वो जजेस मीडिया को ये खत पहले जो है वो लीक करते हैं। तो ये एक मैं समझता हूं कि एक बड़ा गलत जो एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है जो हमारी अदलिया में, और मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी जल्दी कोई हल होने वाला है। खासतौर के ऊपर जितने भी ये अब तैनातियां हुई हैं, जब तक ये मौजूद है और जिनको महरूम रखा गया है वो भी जब तक मौजूद हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये आपस में ये जो तलखियां हैं ये इसको भुला के एक दूसरे के साथ मिल बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो यही शायद वो वजह है कि हुकूमत ने जो इस हवाले से कल राना सनाउल्लाह ने भी ऐलान किया कि हुकूमत ये सोच रही है कि इन जजेस के खिलाफ कोई वो किया जाएगा, रेफरेंस दायर किया जाएगा। बहरहाल ये रेफरेंस दायर होता है या नहीं होता, माजी में भी हमने देखा है कि जजेस के खिलाफ हुकूमत रेफरेंस का ऐलान तो करती है, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा है कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो अब भी बज़ाहिर यही लगता है कि ये इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन साथ साथ ये भी अगर हम देखें कि जो मौजूदा जो तैनातियां हुई हैं, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसके साथ साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। तो इनकी जगह पे एक्टिंग चार्ज दिया गया है। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में तो जस्टिस जो सरदार सरफराज डोगर हैं उनको बतौर चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर वो लगाया गया है, और सरदार सरफराज डोगर ने बाकायदा चीफ जस्टिस के जो ओहदा है एक्टिंग उसका हलफ लेने के बाद बाकायदा मुकदमात की समाअत भी शुरू कर दी है। और आज जो पहला मुकदमा था वो बड़ा सिग्निफिकेंट, खासतौर पे जो उसमें रिमार्क्स दिए गए हैं जैसे सरदार सरफराज डोगर की तरफ से, वो बड़े अहम है। और उससे पता चलता है कि जो जज के हवाले से कि उनका आगे बतौर जो टेन्योर होगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कैसा होगा। इमरान खान से मुलाकात के लिए पीटीआई के एक एमपीए ने दरख्वास्त दी थी कि अडयाला जेल के हुकाम को ये ऑर्डर जारी किए जाएं कि वो इमरान खान से उनकी मुलाकात करें। उस पे जस्टिस सरदार जो सरफराज डोगर हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, जो कि मैं समझता हूं कि वो उससे ये पता चलता है। वो ये कहते हैं कि क्या ये किस बुनियाद के ऊपर इंसानी हकूक में ये केस शामिल है। हर बंदा तो जेल में मुलाकात नहीं कर सकता। पहले तो ये देखना है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं है। उस पे अब उन्होंने अहकाम जारी किए हैं, और जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं उनको अहकाम जारी किए कि कानून के मुताबिक इसकी दरख्वास्त के ऊपर इसको निपटाया जाए। अगर तो मुलाकात बनती है इनकी तो इनको मुलाकात कराई जाए, नहीं बनती तो फिर इसको जो है वो बाकायदा इसका जो है वो जवाब दे के वो किया जाए। तो ये जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की जो पहले दिन की जो समाअत है वो इमरान खान के मुकदमे के हवाले से, और उसमें भी उनकी इंटेंशन से साबित हो गया है कि इमरान खान को वो रिलीफ जो एक दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा था वो शायद अब मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब जो बेंचेस भी बनने हैं, इमरान खान की जो अपील भी आनी है वो इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगी।
तो उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो दरवाजे हमेशा खुले रहते थे इमरान खान के लिए, वो शायद अब वो उस तरह खुले हर वक्त नजर नहीं आएंगे। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान की, जो खास तौर पे एक मोहसिन कुशी है, जो दोस्त जिसने भी इमरान खान के ऊपर एहसान किया है, हमेशा इमरान खान ने सबसे पहले उसी का ही पत्ता साफ किया है। चाहे वो माजी के हवाले से देखा जाए जहांगीर तरीन हो, सियासत के हवाले से अगर देखा जाए अलीम खान हो, जिनका ये मशहूर था कि ये इमरान खान की ATMs हैं, इमरान खान के किचन का खर्चे से लेके उनके जो बैरूनी दौरे हैं, उनके अंदरूनी दौरे हैं, उनका ओवरऑल जितना भी खर्चा होता था ये दोनों लोग करते थे, जहांगीर तरीन और अलीम खान। उसके अलावा भी और इमरान खान के जो ATMs के हवाले से मशहूर था, ताहम ये दो सबसे ज्यादा मशहूर थे। जहांगीर तरीन का जहाज हर जगह पे, इवन 2018 के इंतखाबात के बाद भी, जब ये उससे पहले जो जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शंस जीतने के बाद जहांगीर तरीन ने ही तमाम जो इंडिपेंडेंट लोग थे जीतने वाले, उनको अपने त्यारों में ला के इमरान खान की हुकूमत में शामिल कराया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह इमरान खान हुकूमत मिलने के बाद जहांगीर तरीन को साइड लाइन किया था, वो सबके सामने है। इसी तरह अलीम खान के हवाले से भी यही था, और ये इन लोगों में जो गुस्सा था वो गो के कुछ जो जहांगीर तरीन है उसने खामोशी अख्तियार की, और दूसरे भी जो अलीम खान है उसने भी उस हद तक जो है वो जो मुखालफत में वो नहीं गया जिस तरह कोई सियासतदान जाते हैं। बहरहाल ये जो इमरान खान ने उनको साइड लाइन किया, अगर इनका क्रिकेटिंग जो करियर देखा जाए तो उसमें भी इमरान खान के हवाले से मशहूर है कि जो इनको क्रिकेट में आगे लेके आए, इमरान खान ने सबसे पहले उनका ही जो है वो अपने अरूज में जाके पत्ता साफ किया था। ये क्रिकेटिंग करियर हो या सियासत के हवाले से वो हमने माजी का उनका देखा, लेकिन अगर हालिया दौर में देखा जाए, जब ये 9 मई के बाद PTI के तमाम सफ़े अव्वल के जो जितने भी सियासतदान थे वो सब छोड़ के साइड लाइन हो गए, छुप गए, कोई मुल्क जो छोड़ के चले गए, कुछ वैसे ही जो है वो अंडरग्राउंड चले गए। इमरान खान खुद जो है वो जेल में थे, तो पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, खासतौर पे जो लीडरशिप के हवाले से देखा जाए। लेकिन उस टाइम एक क्रेडिट जाता है वो ये जो शेर अफजल मरवत है उसको, उसमें एक जो खासतौर पे जो अवाम को अट्रैक्ट करने के हवाले से वो तमाम जो खूबियां थी, चाहे वो किसी चुटकुले के जरिए, किसी अपने मखसूस जो बोलने का अंदाज है उसके जरिए अवाम बहरहाल उनकी तरफ जाती थी। और ये हमने देखा है कि जब ये PTI के तमाम जो लीडरान थे वो रूपोश हो गए, तो शेर अफजल मरवत ने बड़ी बड़ी रैलीज निकाली PTI के हक में। लाहौर तक हमने देखा कि जब वो उनको गिरफ्तार किया गया था तब भी, और उस वक्त जब ये तमाम जो खासतौर पे जो PTI की अब मौजूदा जो लीडरशिप दोबारा से सर उठाना शुरू हो गई है, ये सारे छुप गए थे। तो शेर अफजल मरवत की उस टाइम जब ये एक पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ था बढ़ता जा रहा था, उस टाइम ही मैंने ये अपने जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी प्रेडिक्ट किया था कि जिस दिन भी इमरान खान कुछ थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे, उसके बाद जो सबसे पहले जिसका पत्ता साफ होगा वो शेर अफजल मरवत का होगा। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है वो किसी जो बाकी सियासी लीडरान हैं उनकी बात, जिस तरह वो शेर अफजल मरवत भी कहते हैं कि इमरान खान के कानों में जो भी कोई कुछ कह के वो बात कर दे उनके खिलाफ तो इमरान खान उसको सच मान लेते हैं। मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान किसी दूसरे के कहने के ऊपर, बल्कि इमरान खान खुद जो है ये नहीं चाहता कि उनके अलावा PTI में किसी को शोहरत मिले या अवाम में पजीराई मिले। और इमरान खान जो है वो इस बुनियाद के ऊपर, मैंने पहले भी आज से साल 1.5 साल पहले ये कहा था कि जिस दिन भी इमरान खान को कोई थोड़ा बहुत वो होगा, शेर अफजल मरवत को सबसे पहले निकाला जाएगा। अब वही हुआ, हमने देखा कि पहले भी इसकी सस्पेंड की गई थी, लेकिन अब दोबारा से जो इनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीयत और ये सारा कुछ मुअत्तल किया गया है। तो इमरान खान ने ऐन अपनी जो उमंगें थी उसके मुताबिक इसके ऊपर अमल करते हुए शेर अफजल मरवत को साइड लाइन किया। और भी कोई PTI के अंदर अगर कोई इस तरह की पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू हो जाएगा, चाहे वो मुराद सईदी क्यों ना हो, अगर वो अवाम में आके लीड करता है और अवाम उसके पीछे निकलती है, तो इमरान खान उसको भी हटाने या उसको निकालने में कोई देर नहीं करेगा। और हो चाहे गंडापुर हो, जो भी हो, तो ये इमरान खान में जो PTI के अंदर कोई इस तरह की जो ऐसा कोई शरीक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिससे उसको ये महसूस हो कि
लोग उसकी तरफ भी कुछ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी जो कायदाना जो सलाहियत है उसके मुतारिफ हैं लोग। तो बहरहाल ये इमरान खान ने जो एक किया है ये तो काफ़ी अर्सा पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल अब जो है वो हुआ है, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया। अब देखना ये है कि क्या वो शेर अफजल मरवत को बतौर मेंबर जो कौमी असम्बली है उससे भी निकालते हैं, यानी बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर वो किया तो मेरा नहीं ख्याल कि शेर अफजल मरवत जो है वो रुकेगा। वो पार्टी की जो रुकनीयत है और असम्बली की रुकनीयत उससे मुस्तफ़ी हो सकता है। बहरहाल अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो तरसीलात ज़र के हवाले से जो कॉल दी थी, दिसंबर में कॉल दी थी, तब कॉल दी थी जब ये इनका धरना नाकाम हुआ, और धरने के बाद ही इन्होंने पहले कहा था कि एक सॉफ्ट कॉल है कि जितना अगर लोग $100 भेज रहे हैं या 100 दरहम या 100 रियाल भेज रहे हैं तो उसकी बजाय 80 भेजना शुरू कर दें, इस हुकूमत को जो है फाइनेंशियली स्क्वीज किया जाए, तभी ये उनकी बात सुनेंगे। इमरान खान की दिसंबर में कॉल का हमने देखा नतीजा कि $3 अरब से जायद जो है वो रेमिटेंस उस जो है महीने दिसंबर में भी आए। फिर इमरान खान की हमने कॉल का नतीजा जनवरी में भी देखा जब इन्होंने फुल फ्लैज एक कॉल दी जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम होने के बाद, और जनवरी का भी हमने देखा है कि $3 अरब से जो जायद का वो है। तो ये इमरान खान को जो खास तौर के ऊपर ये हमेशा रिलाय करते थे ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर कि ओवरसीज पाकिस्तानी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान की है और वो एक कॉल देंगे। ये पहले भी इन्होंने मिसकैलकुलेट किया था इमरान खान ने, जब ये हुकूमत में आने से पहले इन्होंने कहा था कि हम $200 अरब लाएंगे, हम जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे पाकिस्तानी मईशत में। फिर हमने देखा कि जो बुरा हाल इमरान खान के दौर में पाकिस्तानी मईशत का हुआ शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा हुआ हो। इवन करप्शन के हवाले से भी जो सबसे ज्यादा जो स्कैंडल्स के हवाले से इवन इमरान खान अपना खुद जो है उनको करप्शन के स्कैंडल में उनको अभी तक जो है वो सजा हुई है। तो ये इमरान खान का जो कॉल ऑफ फेल का तजाद था, एक तो ये इनकी नाकामी का, और दूसरा जो ओवर रिलायंस है खास तौर के ऊपर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके ऊपर, ये हमेशा से ये एक बात जो इमरान खान के बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनकी ये कॉल पे अमल करते हुए ये पैसे दे देंगे, वो एक हद तक तो कोई जा सकता है, लेकिन जब आपकी अपनी फैमिलीज इन ओवरसीज पाकिस्तानीज की यहाँ पे टोटली रिलाय कर रही है उनके पैसों के ऊपर, तो ये कैसे हो सकता है कि किसी ऐसे सियासतदान की कॉल के ऊपर लोग अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को या बच्चों को, अपनों को जो है वो पैसे भेजना छोड़ देंगे। तो ये इमरान खान की शुरू दिन से ही ये पहले से ही पता था कि ये कॉल जो है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ग्राउंड रियलिटीज अगर देखा जाए तो उससे शायद इमरान खान ने इसको रियलाइज ही नहीं किया कि लोगों की यहाँ पे गुजर बसर इन जो रेमिटेंसेस हैं उससे हो रहा है, और ये कैसे हो सकता है कि वो एक कॉल के ऊपर अपने घर वालों को पैसे जो है वो भेजना छोड़ दें। अब भी जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि शायद आगे भी जो ये रेमिटेंसेज हैं या तरसीलात ज़र हैं वो मजीद बढ़ेंगी। उसकी वजह तो ये है अब नेक्स्ट जो है वो रमज़ान आ रहा है, उसमें लोग जो यहाँ पे अपनी फैमिलीज को पैसे ज्यादा भेजते हैं क्योंकि अखराजात होते हैं। फिर आगे ईद आ जाएगी तो उसके बच्चों के कपड़े, फैमिलीज के कपड़े, शॉपिंग, ये सारा कुछ उस वजह से भी फिर मजीद जो है वो बढ़ेगा। फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद दोबारा से जो कुर्बानी की ईद आ जाएगी। तो ये जो एक ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ जो दूसरा अगर हम एक उसका फैक्टर देखें कि पाकिस्तान जो मिडल ईस्ट है वहां पे जो मजदूरी और उसके हवाले से पिछले चंद सालों में जो पाकिस्तानियों की तादाद बढ़ी है, तो उस वजह से भी जो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ी हैं। गो के ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $35 अरब तक जो है वो पाकिस्तान की रेमिटेंस ये 2024-25 है उसमें वो जो फिगर है वो क्रॉस हो सकता है। इसको मैं समझता हूं कि मजीद आगे वो करना चाहिए और पाकिस्तान को खासतौर पे अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना है रेमिटेंस के हवाले से और अपने जो तो उसमें जो सबसे बेहतरीन एक तरीकाकार है मैं समझता हूं कि स्किल्ड लेबर को वो भेजा जाए जो दूसरे मुल्क हैं। अब खासतौर पे जो सऊदी अरब है विजन 2030 वाला जो उनका, और फिर उसके साथ साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, एक्सपो होनी है, तो वहां पे स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह की जो वोकेशनल जो खासतौर के ऊपर जितनी भी इनकी ट्रेनिंग करके अपनी जो स्किल्ड लेबर को भेजें, ताकि एक तो उससे जो आमदन है उनकी जो तनख्वाह है वो वैसे बढ़ेगी और उसके साथ जो तरसीलात ज़र है उसमें भी इजाफा होगा। तो बजाय इसके कि एक अनस्किल्ड, एक अनएजुकेटेड जो लेबरर है उसको भेजने के पाकिस्तान इनको छोटे छोटे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, इस तरह के टेक्निकल वो करा के भेजे, इससे मुल्क का भी फायदा होगा
और उसके साथ साथ उन लोगों का भी फायदा होगा जो बैरून मुल्क जाके रोजगार तलाश करते हैं। तो इस पे उम्मीद है कि हुकूमत इसके ऊपर भी अमल दरामद करेगी। अब जरा बात कर लेते हैं, तुर्की के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं। जो उनका दौरा था उससे पहले ही ये कहा गया था कि तुर्की पाकिस्तान को जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसके हवाले से भी मदद करेगा। तो ये पाकिस्तान और तुर्की के अगर ताल्लुकात को देखा जाए खासतौर पे, तो हर दौर में ये जो ताल्लुकात हैं बेहतर हुए हैं, और हर गुजरते दौर के साथ साथ जो खासतौर पे जो तैयब उर्दगान के साथ और जो हमने देखा है कि जो पाकिस्तान के भी जितने हुक्मरान हैं और सब बड़े बरादराना तरीके से इनके साथ, एक तो ये है कि उनकी जो ताल्लुकात हैं दो मुल्कों के वो भी, और लीडर्स के लेवल पे भी देखा जाए तो वो भी उस हवाले से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात रहे। इवन तुर्की में भी पाकिस्तानियों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन एक दरमियान में एक आया वो इमरान खान के दौर में, मैंने अपने वीलॉग में इसका एक बार तज़किरा भी किया था कि जब ये आपस में जो सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान कुछ तनाज़ा चला था, तो हमने देखा था कि इमरान खान ने जो OIC के हवाले से कुछ इस तरह की इमरान खान और उनकी काबीना के मेंबर्स ने स्टेटमेंट्स दी थी। फिर उसके बाद इमरान खान ने यह कहा था कि वो तुर्की और मलेशिया का जो ब्लॉक बन रहा है सऊदी अरब और OIC को काउंटर करने के लिए उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमने देखा कि जो सऊदीज की तरफ से रिएक्शन आया था वो बड़ा सख्त था। फिर इमरान खान तुर्की गए और तुर्की में जो रजब तैयब उर्दगान उनसे मुलाकात की। उस दौरान मुलाकात के दौरान इन्होंने जो सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उसके हवाले से ये कहा था कि MBS इज सिटिंग इन द लैप ऑफ अमेरिकन। वो जो बात इन्होंने सऊदी जो क्राउन प्रिंस थी उसके खिलाफ जो इमरान खान शिकायतें कर रहा था, वो इमरान खान के ही अपने एक वजीर ने आके यहाँ पे जो सऊदी जो एम्बेसडर था और उसके जरिए सऊदी क्राउन प्रिंस तक ये बात पहुंचा दी थी। तो उस पर भी सऊदीज ने बड़ा बुरा मनाया था। उसके बाद ये जो ताल्लुकात थे तुर्की के साथ भी कुछ अच्छे नहीं रह गए थे, और क्योंकि इमरान खान ने एक बड़ी जल्दबाजी में वो किया था। और फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि सऊदी अरब के साथ भी बड़े सख्त जो है वो ताल्लुकात जो है वो खराब हुए थे इमरान खान के दौर में। ये जो शरीफ या जो नून लीग की गवर्नमेंट है उन्होंने फिर दोबारा से रिवाइव किया तुर्की के हवाले से, और कल जो वेलकम भी किया गया है बड़ा उनको शायान शान तरीके से कि दोनों सदर पाकिस्तान भी और वजीर आजम पाकिस्तान दोनों ने आके इनको जो है वो वेलकम किया। नूर खान एयरबेस के ऊपर जो JF थंडर 17 है उसकी जो है वो सलामी दी गई और एस्कॉर्ट किया गया उनका जो त्यारा था पाकिस्तानी हदूद में। यहाँ पे आके उन्होंने मुख्तलिफ MOUs और ये साइन करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ताल्लुकात हैं तुर्की और पाकिस्तान के, अगर इसको जो ट्रेड के हवाले से या तिजारत के हवाले से फोकस किया जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी अगर तुर्की की तरफ से ये ऑफर है तो उसको भी सीरियसली लेके ये इसके ऊपर कोई अमल दरामद किया जाना चाहिए। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।